नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से मैं आप लोगों को एमएससी प्री का फोर्थ पेपर जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो स्टडी कराने वाली हूँ। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के स्पेक्ट्रा समझेंगे और उस स्पेक्ट्रा के आधार पे जो हमें रेंज मिलती है उस पे हम आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी दी हुई है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहां से स्टार्ट करेंगे हम। चलो, एमएससी प्री का स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक पेपर है और ये पेपर है आपका फोर्थ पेपर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आपने बीएससी थर्ड ईयर में भी पढ़ा होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड, तो आपने बहुत बार ये केमिस्ट्री में सुन चुके हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्ट कराया जाता है किसी भी कंपाउंड के ऊपर और उसके बाद उस कंपाउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर सकते हैं। क्या कहा? ये एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसका यूज हम किसी कंपाउंड की स्टडी करने के लिए करते हैं। किसका यूज करके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज करके। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उस कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उसके बाद हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। उस स्पेक्ट्रा के आधार पे हम उस कंपाउंड को डिफाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, उसके कि किस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है, इसमें कौन से फंक्शन ग्रुप है, कौन सा इसमें बॉन्ड प्रेजेंट है। बहुत सारे फीचर्स अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग फीचर्स हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इट इज ए इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक which is used to determine the compound by using electromagnetic radiations through interact with compound इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसका यूज हम किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स या कंपाउंड्स की और भी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज की जाती हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उस कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करती है। ये हमारा सैंपल है। इस सैंपल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली जाती हैं। ये इस सैंपल के द्वारा कुछ रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, कुछ को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और जो ट्रांसमिट रेडिएशंस हो रही हैं, इन ट्रांसमिट रेडिएशंस का क्या ले लिया जाता है? स्पेक्ट्रा ले लिया जाता है। इन ट्रांसमिट रेडिएशंस का क्या लिया जाता है? स्पेक्ट्रा लिया जाता है और उस स्पेक्ट्रा की स्टडी के आधार पे
उस स्पेक्ट्रा की स्टडी के आधार पे हम इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है। हम बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बता रहे हैं, तो अब हम सबसे पहले उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। अब हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो आपको कॉमन चीजें पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक रेडिएशंस आपने हो सकता है बहुत बार पढ़ा हो ये चीजें अभी तक। देखो दो वर्ड से मिलके बनती है ये, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक मीन्स इसके साथ दो कंपोनेंट एसोसिएट होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रो कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट। और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं ये? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होते हैं, और ये अपने प्रोपोगेशन डायरेक्शंस के भी परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये अपनी प्रोपोगेशन डायरेक्शन मींस, मान लो कि आपकी रेडिएशंस का प्रोपोगेशन मींस जिसमें उसको फ्लो कराया जाता है, जो फ्लो वाली जो डायरेक्शन होती है वो उसकी क्या कहलाती है? प्रोपोगेशन डायरेक्शन। तो मान लो इन रेडिएशंस को इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शंस में प्रोपोगेट किया गया है, तो यदि इलेक्ट्रो रेडिएशंस जो है, इलेक्ट्रिक रेडिएशंस जो है, वो यदि वाई एक्सिस के डायरेक्शंस में प्रोपोगेट हो रही हैं, इस तरीके से आ रही है ये इलेक्ट्रिक रेडिएशन, तो मेरे पास यहाँ पे 2D है, ये समझ लो ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर मूव करती है ये। तो मैग्नेटिक जो है वो इस तरीके से, मैं इसको इसी फॉर्म में ऐसे इस तरीके से दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा मैं टेढ़ा करके दिखा रही हूं, इसका मतलब ये इसके इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम इन रेडिएशंस को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, और जो मैटर इंटरेक्ट करता है वो भी इस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ ही इंटरेक्ट करता है। इसलिए इनका रिजल्टेंट, इन रेडिएशंस का रिजल्टेंट प्रोपोगेशन डायरेक्शन हम इस फॉर्म में दिखाते हैं इसको। ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन है और ये इस फॉर्म में मूव होती है, इस तरीके से मूव होती है। ये इसमें ये उभरा हुआ पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये क्रस्ट कहलाता है। ये जो ऊपर का उभरा हुआ पार्ट मींस पॉजिटिव डायरेक्शंस, मान लो मैं ऊपर वाली को पॉजिटिव मानूं और नीचे वाली को नेगेटिव मानूं, तो ऊपर जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है वो तो क्रस्ट कहलाएगा, और नीचे है वो थ्रोट कहलाएगा। थ्रोट, ये वाला TROUGH, थ्रोट। इन दोनों क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस जो है वो लैम्बडा कहलाती है। दो क्रस्ट कहां है? साइमल्टेनियसली दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, यहां से यहां तक की, इसको बराबर फॉर्म में दिखा दो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लैम्बडा, लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ।
लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है। अब हम इसकी कॉमन टर्म्स समझेंगे। लैम्ब्डा की यूनिट जो होती है वो एंगस्टन होती है। लैम्ब्डा की यूनिट एंगस्टन हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, माइक्रोमीटर में भी इसको मेजर कर सकते हैं हम। तो लैम्ब्डा वेवलेंथ, लेंथ को किसमें, एंगस्ट्रॉन, सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर में इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, न्यू से। ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन है। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है और क्या है, ये फ्रीक्वेंसी पर सेकंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पर सेकंड, क्योंकि ये वाइब्रेशंस कर रही है तो पर सेकंड कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड क्या कहलाएंगे, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। पर सेकंड जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है। न्यू होता है सी बाय लैम्ब्डा। क्या होता है, न्यू होता है सी बाय लैम्ब्डा। न्यू और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। न्यू और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होती हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। उसके बाद आता है वेव नंबर। वेव नंबर को हम न्यू बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाता है, न्यू बार से डिनोट किया जाता है। अगला टर्म है वेव नंबर, न्यू बार से नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकंड। एक सेकंड में एक पॉइंट से कितने वेव नंबर्स पास होते हैं वो उनके क्या कहलाती हैं, वो उनका न्यू बार वेव नंबर कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये वेव नंबर कहलाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, जैसे आपने इस तरीके से लिया तो ये वाले पॉइंट से, एक पॉइंट से पर्टिकुलर कितनी वेव्स एक सेकंड में पास हो रही है वो उनके लिए क्या कहलाएगा, वेव नंबर कहलाएगा। और वेव नंबर को हम न्यू बार से डिनोट करते हैं और न्यू बार की वैल्यू होती है 1 लैम्ब्डा। न्यू बार की वैल्यू क्या होती है, 1 लैम्ब्डा। मीन्स लैम्ब्डा की वैल्यू यूनिट सेंटीमीटर थी तो न्यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। न्यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। अब आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है कि एक सेकंड में, देखो ये क्या था, एक सेकंड में एक ही पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है। और यदि हम ये कहें नंबर ऑफ फोटोन, इस वेव्स को हटा के क्या कहें, फोटोन, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी इंटेंसिटी कहलाएगी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सेकंड में कितने फोटोन पास होते हैं वो उनकी इंटेंसिटी कहलाती है। वो उनकी क्या कहलाएगी,
इंटेंसिटी कहलाएगी। और इंटेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट किया जाता है। अब आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी वेव एनर्जी, उनके वेव नंबर या उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पे एक अरेंज किया गया। और ये जो सीरीज बनाई गई या ये जो अरेंजमेंट है, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अलग अलग रीजन में डिवाइड करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनके वेव नंबर, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी के आधार पे एक सीरीज की फॉर्म में अरेंज किया गया, जिसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है। ये स्पेक्ट्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये स्पेक्ट्रा हमें रीजन के बारे में बताएगा और इस स्पेक्ट्रा के आधार पे ही हमें याद होगी कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से रीजन में आती है, उसमें क्या होता है, कौन से ट्रांजिशंस होते हैं। तो मैं यहीं पे आपको सारी चीजें बता दूंगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में ही हम जो रीजन पढ़ेंगे, उन रीजंस के साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि इसमें हम ये वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे। सबसे पहले माइक्रोवेव, सबसे पहले रेडियो वेव, फिर आता है माइक्रोवेव, फिर आता है इंफ्रारेड या आईआर, फिर आता है यूवी विजिबल, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद आता है एक्सरे और उसके बाद आता है गामा रेज। और गामा रेज देखो, रेडियो वेव्स की जो एनर्जी है, देखो ये जो ऑर्डर है, जब हम इस ऑर्डर में चलेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी। ई की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एनर्जी इंक्रीज होगी, E इक्वल टू होता है एच न्यू, तो न्यू भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यही हो रहा है, मीन्स उनकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। और वेव नंबर या कहें कि वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम किससे डिनोट किया था? लैम्बडा से। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या है? डिक्रीज हो रही है। कहां से? रेडियो वेव से जब हम गामा रेस की तरफ मूव करते हैं तो एनर्जी तो इंक्रीज होती हुई चली जाती है। मीन सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव्स की है, लो एनर्जी, और सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो गामा रेज की है, हाई एनर्जी। इनकी वेवलेंथ जो है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे कम सबसे ज्यादा होती है और गामा रेज की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब रेडियो वेव्स में न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशंस होते हैं, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशंस होते हैं।
इसका मतलब न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशंस होंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी आप रेडियो वेव्स में पढ़ते हो। मीन्स रेडियो वेव्स में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशंस हो रहे हैं। न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशंस के लिए सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, फ्लिपिंग हो जाती है आसानी से, इसीलिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में रेडिएशंस की एनर्जी जो है वो इससे ज्यादा होती है। तो माइक्रोवेव में हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोवेव में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पिन ट्रांजिशंस। क्या पढ़ेंगे यहां पे हम, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रॉनिक स्पिन ट्रांजिशंस पॉसिबल है, मीन्स इतनी एनर्जी होती है कि केवल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पिन ट्रांजिशंस हो सकते हैं। तो ये इसमें हम पढ़ेंगे ESR। जैसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस होता है, जैसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रिजोनेंस होता है। मीन्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे ESR। साथ में हम यहाँ पे रोटेशंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन ट्रांजिशंस के साथ रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होंगे, क्योंकि रोटेशनल ट्रांजिशंस, रोटेशनल एनर्जी सबसे कम, तो रोटेशनल ट्रांजिशंस होंगे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, और दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक स्पेक्ट्रोस्कोपी ESR, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पिन ट्रांजिशंस हो रहे हैं। और दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी माइक्रोवेव रीजन में हम पढ़ेंगे रोटेशनल ट्रांजिशंस हो रहे हैं, इसलिए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। ESR को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कहते हैं, इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। IR की एनर्जी और थोड़ी ज्यादा है, तो रोटेशनल ट्रांजिशंस के से ज्यादा एनर्जी के क्या होंगे, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस। तो IR इंफ्रारेड रीजन में क्या होंगे, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होंगे। वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होंगे तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसमें हमें क्या मिलते हैं, फंक्शन ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पे हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शन ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। उसके बाद आता है UV विजिबल रीजन। UV विजिबल रीजन मीन्स इनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी हो सकते हैं। ये रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के साथ साथ यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहलाएगी। और इसको UV स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको कहा जाता है। इस UV और विजिबल रीजन को हम एक साथ
पढ़ते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो होते हैं एक ब्रॉड ट्रांजिशंस होते हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ते गए उनके बीच में एनर्जी गैप बढ़ते गए, अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी है वो ब्रॉड रेंज में चाहिए। इसीलिए हम यूवी और विजिबल दोनों रीजन को एक साथ पढ़ते हैं यहीं पे, और ये दोनों रीजंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस यदि विजिबल रीजन में हो रहा है तो हमें कंपाउंड कलर्ड कंपाउंड होता है। वो हम आगे की क्लास में जब हम इसको पढ़ेंगे तब समझाऊंगी, लेकिन इतना सा समझ लो कि विजिबल रीजन के कारण ही हमें कलर अपीयर होते हैं। तो विजिबल रीजन में यदि ट्रांजिशंस हो रहे हैं तो हमें कलर्ड सॉल्यूशंस दिखाई देते हैं। यूवी विजिबल ट्रांजिशन से जो है वो हम सैचुरेशन देख सकते हैं कंपाउंड में, सैचुरेटेड है या नहीं है, सैचुरेशन स्टडी करते हैं। ये ज्यादातर जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, मींस उनमें स्टडी किया जाता है। उसके बाद आता है एक्सरे। एक्सरे में हम एक्सरे के अंदर ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं, एक्सरे के अंदर इनर सेल के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इसका यूज हम सॉलिड क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए काम में लिया जाता है। और गामा रेज में न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होते हैं जो कि हम मोस्ट बार स्टडी करते हैं। ये देखो, आप ये कहोगे कि मैम ने यहाँ पे भी न्यूक्लियर ट्रांजिशंस बताया है और यहाँ पे भी, ये केवल न्यूक्लियर स्पिन में ट्रांजिशंस है और ये न्यूक्लियर स्टेट में ट्रांजिशंस है। एक न्यूक्लियर स्टेट से दूसरे न्यूक्लियर स्टेट में ट्रांजिशंस होना, और ये न्यूक्लियर स्पिन जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पिन होती है प्लस हाफ और माइनस हाफ, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे मूव करते हैं वैसे ही न्यूक्लियाई के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये भी अपनी स्पिन पे मूव करते हैं। तो यहाँ तो हम इन न्यूक्लियर स्पिन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सबसे कम चाहिए और न्यूक्लियर ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सबसे ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे न्यूक्लियर ट्रांजिशन, और न्यूक्लियर ट्रांजिशंस में हम स्टडी करते हैं मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी। मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक साइंटिस्ट थे मोस्ट बार, जिनके लिए इनके इसी के नाम पे, इन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है, मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम कल की क्लास में आप लोगों के माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी उठाते हैं सबसे पहले और इसको स्टडी करते हैं। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल ट्रांजिशंस वाले, मींस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे हम। ईएसआर बाद में है आपके, पहले है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहले हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे। इसके लिए कौन सा रीजन है अभी हमें पता है, माइक्रोवेव रीजन है। कितनी कौन सी रेंज में एनर्जी लिखेंगे हम, उनकी वेवलेंथ लिखेंगे, इतने वेवलेंथ के बीच में मिलेगा ये हमें, कौन से कंपाउंड देते हैं, और फिर हम इनकी स्टडी, इस तरीके से हम इनकी स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।